अभिषेक, बताओगे भी तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वही देने ले जा रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। हर गिफ्ट घर पर लाकर नहीं दिया जा सकता मेरी जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होते हैं, उन्हें वहीं दिया जा सकता है जहाँ उन्हें दिया जाना चाहिए। पर ऐसा भी क्या गिफ्ट है अभिषेक? मुझे नींद आ रही है। विश्वास करो मेरा, जब तुम वो गिफ्ट देखोगी ना तो तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मेरी नींद छूमंतर होती है या मैं तुम्हारी नींद छूमंतर करती हूँ। लो बीवी साहिबा, आ गई हमारी मंजिल, उतरिए। वाह, कितना खूबसूरत बंगलो है। पसंद आया? मुझे क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगी। तो इस बंगलो में तुमने सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? छुपा कर नहीं रखा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब? नो 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 नो, तुम्हारा मतलब कि ये बंगलो? 100%। ये रही कीज, गेट खोलिए। तुमने सच ही कहा था, मेरी नींद तो वाकई छूमंतर हो गई। वाह! बंगलो की खुशी में मैंने कल 2-3 लोगों को एक छोटी सी गैदरिंग के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा किया। अभिषेक, काफी देर हो गई है, अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है खराब मौसम की वजह से लोगों ने मन बदल लिया हो। वैसे शहर से थोड़ी दूर भी तो है ये जगह। ये मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हम है सनम, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाय खुशबू जी, चलिए कोई तो आया। वेलकम। प्रीति, ये खुशबू जी हैं। 2 बंगलो छोड़ के तीसरा बंगलो इन्हीं का है, और ये बंगलो मैंने इन्हीं से खरीदा है। इस बंगलो की नई और खूबसूरत मालकिन को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर बधाई के लिए थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और कोई नहीं आएगा, हमें केक काट लेना चाहिए। चलिए। चलो। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है, वायरिंग चेंज करवा लेना। भोला, मेरा मोबाइल बाथरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ। उसमें इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, अभी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भोला अब तक आया क्यों नहीं? 1 मिनट, अभी आई। आज ही मार डालो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। सब कुछ प्लानिंग से होगा। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए। भोला, भोला, कहाँ हो तुम? भोला, भोला कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये? भोला, भोला, कहाँ हो तुम? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं है। What? अरे अंदर ही तो गया था, मैं देखता हूँ। रहने दीजिए सर, भाग गया होगा वो। 1 नंबर का चोर है भोला। मैडम के कमरे में अगर उसे कुछ कीमती मिल गया होगा तो वो पक्का लेकर जा चुका है। लेकिन कमरे में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश मैंने कमरे में ही रखे थे।
शायद वही चुरा कर भाग गया होगा। मेरे हिसाब से आज के दिन 50,000 में कोई बुरा आदमी आपसे दूर हो गया तो इस घर का गुड लक है। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलाओ भाई, ताकि मैं भी घर जाऊं और आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम दूं। आप भी ना बहुत जॉली हैं। लीजिए। प्रीति, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं हॉल में बैठकर कर लूंगा, तुम सो जाओ। ओके। ये सब सच में हुआ था या कोई बुरा सपना था? अभिषेक, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम ऑफिस निकल गए। अरे हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन खुशबू जी का फोन आ गया कि अपना बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यहीं आ गया। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। खुशबू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से मेरे बेड को खटखटा रहा हो, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कहीं उस बंगलो पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसके चलते आपने उसे बेच दिया? बुरी आत्मा? मुझे विश्वास नहीं होता प्रीति। इस नए जमाने में भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? बिलीव मी, तुम्हें वहाँ कोई वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बरसों वहाँ रही हूँ और मैंने उस बंगलो को इसलिए बेचा क्योंकि मैं दो बंगलों का मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। यू नो ना, मेरे हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गई थी। पुलिस ने भी गिव अप कर दिया है। कहते हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चाय लाती हूँ। चाय फिर कभी, अभी चलती हूँ। हाँ अभिषेक, कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी यार, मुझे एक क्लाइंट को लेने शहर से बाहर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम सो जाना। क्या अभिषेक, कितने प्यार से खाना बनाया था कि साथ खाएंगे। आई नो बाबा, लेकिन काम तो काम है। मैं सोनू को घर भेज दूंगा। बाय। क्या हुआ? जी नहीं भरा क्या प्यार करके? जो घर पहुंचते ही फोन कर दिया। बीवी ने देख लिया तो? वो अब कभी नहीं देख पाएगी। मार डाला मैंने उसे। क्या? मगर कब? कैसे? तुम तो वक्त मांग रहे थे, फिर ये सब अचानक? घर आ जाओ। सोनू, सोनू, जल्दी आओ सोनू। ये तो मैडम जी की आवाज है। क्या हुआ मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे कोई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ सोनू? क्या नहीं हो सकता? मैडम,
वो वापस आ गया है मैडम। वो कौन? प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, क्या हुआ? अभिषेक, थैंक गॉड तुम आ गए। बेड के नीचे भूत है। उसने सोनू को नीचे खींच लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अभिषेक। रुको रुको, मैं देखता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम मत जाओ उधर, वरना वो तुम्हें भी खींच लेगा। प्रीति, डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता है, विश्वास करो मुझ पर। प्रीति, बचाओ मुझे, बचाओ! अभिषेक, अभिषेक! कौन हो तुम? और हम सबको क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रीति। मैं उसे ही मारूंगा जिन्होंने मुझे मारा था। हो कौन तुम? मेरा नाम गौरव है। खुशबू मेरी ही बीवी थी। तुम्हारे पति और खुशबू के बीच अफेयर है, और मुझे इस बात का पता चल गया तो भोला और सोनू की मदद से इन्होंने मुझे मारकर बेड के नीचे दफन कर दिया। भोला और सोनू से तो मैं बदला ले चुका हूँ, और अब इसकी और खुशबू की बारी है। नहीं नहीं प्रीति, प्रीति ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक, तुम इसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे मार दिया है। गौरव? फोन अभिषेक ने नहीं, मैंने किया था तुम्हें। वक्त पर आ गई हो, अब तुम दोनों साथ मरोगे। गौरव, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, अभिषेक ने मारा था। नहीं गौरव, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने ही मारा था तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे किसने मारा था। तुम दोनों मरोगे। तुम घबराना नहीं प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। हे भगवान, ये बुढ़ापा भी ना। अरे माँ जी, रुकिए, मैं उठा देता हूँ। अरे अरे बेटा, क्यों तकलीफ करते हो? मैं उठा लूंगी। अरे माँ जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? 1 मिनट में हो जाएगा ये सब। ये लीजिए माँ जी। सच बोलूं बेटा, बहुत सही समय पर भेजा है भगवान ने तुम्हें। झुकने में बहुत तकलीफ होती है इस उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं है माँ जी। आप मेरी माँ की उम्र की हैं, और माँ की सेवा करने से तो पुण्य मिलता है। बहुत प्यारी बातें करते हो बेटा तुम। नाम क्या है तुम्हारा? रघु। और मेरा नाम शकुंतला। अच्छा बेटा, चलती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुरा ना माने माँ जी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? यही अट्टा पीर तक जा रही हूँ, वही मेरा घर है। तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे भी अत्ता पीर की ओर से ही जाना है। टैक्सी है मेरे पास। ये तो अच्छा हो जाएगा। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। लेकिन बेटा, तुम्हारे कपड़े तो टैक्सी ड्राइवर वाले नहीं हैं। माँ जी, वो कपड़े गंदे हो गए थे,
धोने का समय ही नहीं मिला। अकेला रहता हूँ ना, शादी नहीं हुई है अभी तक, इसीलिए आज सादे कपड़ों में हूँ। यहीं पास में ही है मेरी टैक्सी, आइए। ठीक है बेटा, चलो। तो लाइए, ये सामान मुझे पकड़ाइए। अब बेटा कहा है तो बेटे वाला काम भी तो कर लूं। अत्तापीर में कहाँ छोड़ूं माँ जी? आनंद कॉलोनी में एंटर करते ही सीधे हाथ पर मोड़ लेना बेटा। उस गली में आखिरी घर मेरा ही है, 610। जी माँ जी। बस बेटा यहीं रोक दो, ये सामने वाला घर मेरा ही है। अरे वाह माँ जी, आपका घर तो एकदम महल जैसा है। बस बेटा, इस महल में बस दीवारें ही रह गई हैं। मतलब? अब तुमसे क्या छिपाना, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरे सिवा इस घर में अब कोई नहीं। जितने अपने थे सबको एक एक करके ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया बेटा। जाने कब मेरा नंबर आएगा। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। ऐसा मत बोलो बेटा, जितना जीना था जी लिया। अब तो ये फल और सब्जी लाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा है तो मुझे याद कर लिया करें माँ जी, मैं ले जाया करूंगा आपको मार्केट। ये मेरा नंबर है। ठीक है बेटा, कितने पैसे हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं माँ जी? एक तरफ बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ पैसे की बात कर रही हैं। कोई बेटा अपनी माँ से किराया लेता है क्या? खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। हेलो हेलो सुहानी, हेलो। हाँ माँ, तुम ऐसे घबराई क्यों हो? बेटा बेटा, घर में चोर घुस आए हैं, हमें डर लग रहा है। दरवाजा खोलो। सुहानी, कुछ कर बेटा, कुछ कर। मैं कुछ करती हूँ माँ। वो अंदर आ गए बेटा। माँ माँ, तुम दूर रहो उनसे। हमसे होशियारी अभी बताता हूँ। माँ, पापा, क्या हुआ माँ? पापा मर गए दोनों। संभल कर राणा, आवाज नहीं, बुढ़िया घर में ही है। सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस, घर तो बहुत ही शानदार है, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ। ध्यान से काम करो सब, अब कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कौन हो तुम लोग? मर गए। पकड़ इसे, इसके हाथ में भी सोने के कंगन है, उतार लो इसे।
देखो, छोड़ दो मुझे, ये गलत है। जो तेरे लिए गलत है बुढ़िया, वो हमारे लिए सही है। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में चोरी करते हुए हमें सालों हो गए, लेकिन हम कभी पकड़े नहीं गए। हाँ, बस एक गलती जरूर दूसरी बार हो गई। पहली गलती में आनंद विहार में रहने वाले बूढ़ा बुढ़िया मरे थे, अब तू अत्ता पीर वाली मरेगी। तो वो तुम थे रघु, टैक्सी ड्राइवर? तूने पहचान लिया बुढ़िया? आज ही तो सुनी थी तेरी आवाज बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज सड़कों पर हाथ में सोने के कंगन डालकर चारा डाल रही थी तुम्हें। आज मिले हो, अब नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे माँ पापा को मार डाला था ना, अब मैं तुम सबको मारूंगी। आह! साली बुढ़िया, तूने मेरे दोस्तों को मार डाला, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तो किसने कहा है छोड़ मुझे? मैं तो कहती हूँ आज तो मुझे पकड़ ही ले। बस बस, बहुत हुआ सांप और नेवले का खेल। तुम मुझे यहाँ चारा डालकर लाई थी ना, तू मुझे चारा डालकर नहीं लाई। तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है, अब तू नहीं बचेगी। उसमें गोलियां नहीं है रघु। हाँ इंस्पेक्टर, मैं सीआईडी ऑफिसर सुहानी शकुंतला जायसवाल बोल रही हूँ, अट्टापीर आनंद कॉलोनी 610 से। मेरे घर में 3 चोर घुस आए थे। सेल्फ डिफेंस में तीनों मारे गए। प्लीज कम फास्ट। आज मेरे माँ पापा की आत्मा को शांति मिल गई होगी। खेड़गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं, कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई। उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को
पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उड़ जाती है। पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई। बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई, उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा। कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी, तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई। पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं, यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख।
धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है। मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा। ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहां से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था, वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है। पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले लेता। ये कहानी है अक्षय की, जो अभी थोड़े समय पहले ही इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था और वो अपनी पोस्टिंग के बाद पहली बार घर जा रहा था। उसके साथ आर्मी के और भी जवान थे और वो छुट्टियों के लिए सब अपने घर जा रहे थे। अक्षय आज बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अक्षय ट्रेन में अपने सभी सामान के साथ चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसके बराबर वाली सीट पर सेना का एक जवान एक व्यक्ति का सामान रखकर गया और जैसे कि सीट पर कोई बैठा हो उनको सैल्यूट करके चला गया। अक्षय के लिए यह बहुत ही अटपटा सा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो सोच में था कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन उसकी खुशी और मौसम ने उसका ध्यान इस बात से हटा दिया। थोड़ी दूर जब ट्रेन चल चुकी थी तो उसने महसूस किया कि उसके बराबर वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने जैसे ही देखा तो वहां पर सेना की वर्दी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति बैठा है। अक्षय के मन की बेचैनी बढ़ जाती है और वो पूछता है कि क्या ये सीट आपकी है? तो वो व्यक्ति सिर हाँ में हिला देता है। अक्षय उनकी वर्दी और उनके मेडल्स देखकर समझ जाता है कि ये आर्मी में कैप्टन है, इसीलिए इनका सामान रखने आर्मी के जवान आए होंगे। वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि ये सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद लग जाती है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो आदमी फिर से वहां पर नहीं है, लेकिन सामान अब भी है। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था कि इतने में ही स्टेशन आ जाता है। इतने में फिर से सेना के जवान आते हैं और खाली सीट को सैल्यूट करके सामान उठाने लग जाते हैं। अब अक्षय से रुका नहीं जाता और वो पूछता है कि यहां जो बैठे थे वो कहां गए? सभी जवान जो कि सामान लेने आए थे वो उनको चौकन्नी नजरों से देखते हैं और फिर से सामान उठाने लग जाते हैं। अक्षय भी अपना सामान जल्दी से उठाकर
उनके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है और कहता है, आपने बताया नहीं, प्लीज बताइए ना वो कहाँ गए। तभी एक जवान पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम सेना में हो और तुम्हें इनके बारे में नहीं पता। अक्षय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ना में सर हिला देता है। उसकी उत्सुकता को देखते हुए उनमें से एक जवान रुक जाता है और कहता है कि ये बाबा हरभजन सिंह जी का सामान है। अक्षय ने पूछा कि वो कहां गए, तो उन्होंने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं। अक्षय ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैंने देखा है। तभी वो जवान मुस्कुराया और बोला, हाँ तुमने देखा होगा। अक्षय को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। अक्षय बोला, अभी तो आपने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं और अभी आप कह रहे हैं कि हाँ देखा होगा। भला जो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है उसे मैं कैसे देख सकता हूं? और तो और आप उनका सामान क्यों और कहां ले जा रहे हैं? तभी वो जवान बोला कि ये बात तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता होगी। और जो तुम कह रहे हो कि तुमने उनको देखा है, बातें करी हैं, ये बहुत ही आम बात है, अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्षय तुरंत बोला, आप मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए ना, आखिर ये सब क्यों होता है और मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। तभी वो जवान बोला, तो सुनो, ये बात है कैप्टन हरभजन सिंह की, जिन्हें सभी सम्मान में बाबा हरभजन सिंह कहते हैं। 12 फरवरी 1966 हरभजन सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी देश के प्रति सच्ची निष्ठा थी और वो देश पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार जब बाबा हरभजन सिंह सिक्किम के गंगटॉप पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहां का मौसम ऐसा है जिसके चलते बर्फबारी होना बड़ी आम सी बात है। 1968 की बात है जब एक दिन बाबा हरभजन सिंह जी कुछ मुसाफिरों को बर्फीला रास्ता पार कराने में उनकी मदद कर रहे थे। एक तो रास्ता काफी मुश्किल था और साथ ही बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। इसी बीच अचानक से बाबा हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वो कई हजार फीट नीचे नदी में जा गिरे। बर्फबारी बहुत तेज थी और नदी का बहाव भी काफी तेज था, जिस कारण कोई भी उनकी मदद करने के लिए नीचे नहीं जा सका। लेकिन इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह जी की तलाश कई दिन तक जारी रखी। लेकिन जब इंडियन आर्मी के सर्च ऑपरेशन में वो नहीं मिले तो सेना ने ये सोचा कि यहां की मुश्किलों से डरकर वो सेना छोड़कर भाग गए हैं। इतना ही नहीं, सेना ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया। लेकिन उसी रात वो अपने एक दोस्त के सामने आए और उसे बताया कि वो कहां पर हैं। उनके दोस्त ने वहां पर अपने साथियों के साथ बाबा हरभजन सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया। जो जगह बाबा हरभजन सिंह ने अपने दोस्त के सपने में आकर बताई थी, उनकी बॉडी वहीं पर मिली, जिसके बाद सम्मान पूर्वक बाबा हरभजन सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। थोड़े दिन बाद बाबा हरभजन सिंह जी अपने दोस्त के सपने में एक बार फिर से आए और उन्होंने चाइना की आर्मी के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में अपने दोस्त को बताया, जिससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना प्लान तैयार किया और चाइना के बनाए प्लान को बेकार कर दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स ने भी कभी न कभी ये महसूस किया है कि कोई और भी उनके साथ ड्यूटी कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के टाइम कोई जवान सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी उसे चांटा मारकर जगा भी देते हैं। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई जवानों के साथ हुआ है। बाबा हरभजन सिंह के मरने के बाद भी उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा था वो नहीं मरा, जिसके कारण वो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई जवानों की जान बचाई है और साथ ही इंडियन आर्मी ने भी बाबा हरभजन सिंह जी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया है और उनके सम्मान में उनको
बाबा हरभजन सिंह का नाम मिला। साथ ही उनके सम्मान में गैंगटॉक से 56 किलोमीटर दूर नथुल्ला दर्रा पर उनका एक मंदिर भी बनाया गया है और वहां पर सेना का हर जवान जाकर माथा भी टेकता है। आज भी जब भी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच कोई बातचीत होती है तो उसमें बाबा हरभजन सिंह जी की भी एक कुर्सी छोड़ दी जाती है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह जी को सेना के नियमों के अनुसार उन्हें सैलरी और 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उसी छुट्टी के लिए आज हम उनका सामान लेकर उनके घर जा रहे थे। समझे आप? ये सब सुनकर अक्षय के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही देश पर मर मिटने का जज्बा और भी मजबूत हो गया। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जिन्हें उनके देश प्रेम ने अमर कर दिया और वो आज भी इंडियन आर्मी की मदद करते हैं। आज भी जब भी कभी चाइना इंडियन आर्मी पर अटैक करने का प्लान बनाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी को आकर बता देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया चाइना वॉर में भी बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के साथ पूरे जोश और जज्बे से लड़ते हैं। ये कहानी है देश प्रेम और सच्ची निष्ठा की, जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति और देश प्रेम क्या होता है। कैसे भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश सेवा में लगे रहते हैं। आज भारत के साथ साथ हम और आप ऐसे ही देश प्रेमियों के कारण सुरक्षित हैं। उनके जज्बे और समर्पण को दिल से सलाम करते हैं। ये एक सच्ची घटना है और साथ ही बाबा हरभजन सिंह जी के ऐसे अनेक किस्से हैं जिन्हें कि लोगों ने महसूस किया है। आज भी बाबा हरभजन सिंह जी को छुट्टी भी मिलती है और वो वापस पोस्टिंग पर भी आते हैं जैसे कि बाकी सेना के जवान, और वो जो भी जानकारी देते हैं वो सब सच होती है, जिससे कि इस बात की सच्चाई का पता चलता है। बाबा हरभजन सिंह जी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उनके जज्बे को फिर से एक बार दिल से सलाम। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी जरा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे, पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख
हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और यह है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना हो। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहां से लाशें मिली हैं वहां से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहां शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहां से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूंगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। पवन, नहीं, चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतरकर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे।
उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई, आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। और तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर थर कांपने लगे।